Hello students, today we will discuss chapter number 21 in informatics practice and the name of the chapter is importance of ICTs. You know about ICTs? ICT stands for Information and Communication Technologies. आपने चैप्टर 20 तक के सारे वीडियोस देखे होंगे। हमने जो स्टार्ट किए हैं लेक्चर सीरीज इसमें चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे सीरीज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब 21 को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और 21 के बाद फिर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होंगे लेक्चर्स। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है ये 4th यूनिट का पार्ट है और 4th यूनिट से 16 मार्क्स का आता है और इसमें सिर्फ 20 और 21 दो ही चैप्टर्स हैं। 20 भी एक छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और अब ये 21 भी है एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आईसीटी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आईसीटी होता क्या है। तो आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ ए जेनरिक टर्म, ये एक छोटा सा टर्म है रेफरिंग टू द टेक्नोलॉजीज, ये टेक्नोलॉजी को रेफर करता है दैट आर यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एडिटिंग एंड पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स, जो कि किसी भी डेटा को या किसी भी अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, स्टोर करता है, एडिट करता है, पासिंग ऑन करता है, मतलब कहीं सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है, इस टाइप की चीज़ों को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब टॉपिक ये उठता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के पॉजिटिव और इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज पर, इसके क्या क्या जो है प्रभाव पड़ा है, क्या क्या फ़र्क पड़ा है इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के आने पर, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका इंक्रीज लेज़र टाइम। अब लोगों की फुर्सतें बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति को दिन दिन भर काम करना होता था, रजिस्टर में एंट्री एंट्री एंट्री। अब क्या होता है कि आपने एंट्री की, उससे रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड सेव हो जाते हैं। जैसे टैली वगैरह का नाम सुना होगा आपने। टैली में क्या होता है, अपने जर्नल एंट्री की लेज़र पोस्टिंग अपने आप हो गया, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन गया, तो लोगों का टाइम बच जाता है। तो लेज़र टाइम यानी कि उनका टाइम जो है बच जाता है, फुर्सत हो जाती है उनको। दूसरा, नेवर अवे फ्रॉम द वर्क, व्यक्ति जो है अब काम से कभी दूर नहीं होता। पहले क्या होता था, सुबह ऑफिस गया व्यक्ति, वहाँ जा कर के उन्होंने काम किया और फिर घर आ गए फ्री। लेकिन अब क्या होता है कि आप सुबह ऑफिस गए, वहाँ काम किया, घर आ गए तो आपके लैपटॉप पे आप अपना काम करो। मतलब काम से तो फुर्सत ही नहीं होती है जब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ गए, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ गई। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए कि जैसे हम लोग भी आज भी हम आपके लिए वीडियोस घर से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उसका एग्जांपल है कि पहले क्या होता था कि टीचर को एक बार कोचिंग या फिर स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ाना होता था और उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन अब क्या है कि घर से भी वीडियो लेक्चर्स बनाकर प्रोवाइड करने हैं, घर से नोट्स प्रोवाइड करने हैं, फिर स्कूल जाके जो है उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि आप काम से हमेशा जुड़े हुए होते हैं, कभी भी काम से अलग नहीं हो पाते हैं। इंक्रीज स्ट्रेस एट होम, आप देखिए ये भी इसका एक पॉइंट है कि क्योंकि घर से भी काम करने का बर्डन बढ़ गया, तो घर पर काम करने का स्ट्रेस भी बढ़ गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी बढ़ गई। ये भी एक प्रभाव है आईसीटी का। लैक ऑफ प्राइवेसी, इसकी वजह से जो है प्राइवेसी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति कहीं भी बात कर रहा है, कहीं भी कुछ काम कर रहा है, अब क्या सारी चीज़ें सभी को विजिबल होती है। आप अगर घर पर हैं तो किसी को भी किसी ने आपको वीडियो कॉल किया तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर आपके लोकेशन वगैरह ट्रेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करती है। रिड्यूस नंबर ऑफ मैनुअल जॉब्स, अब जितने भी मैनुअल जॉब्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैनुअल जॉब्स मतलब जो जो ऐसे होते थे कि हाथ से रजिस्टर में एंट्री करना, हाथ से अकाउंटिंग लिखना, हाथ से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, हाथ से वाउचर्स बनाना, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब सारी चीज़ें टैली और इस टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर से हो जाती है, जिससे कि मैनुअल जॉब जितने भी थे वो बहुत कम हो गए हैं और बल्कि काफ़ी ज़्यादा हद तक तो ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन कंप्यूटर फील्ड, हाँ जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता है, जैसे किसी को एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह अच्छा आता है या फिर टैली वगैरह अच्छा आता है, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को एज वेल एज बहुत सारी चीज़ों पर काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। अब जनरली आईसीटी देखिए, हम यहाँ पर 3 बेसिक टर्म पढ़ेंगे: ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और ई लर्निंग। ये 3 चीज़ें जो है, इन तीनों में से क्या है कि आपके 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये श्योर है। तो हम इन तीनों में से तीनों को अच्छे से बेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से कोई सा भी एक आएगा वो आप बेस्ट तरीके से लिख पाएंगे।
तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया ई गवर्नेंस। क्या होता है ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इसमें हम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव हो जाती है, मतलब बहुत ही फास्ट हो जाता है, इफिशियंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो जाती है, फास्टर हो जाती है एंड ट्रांसपेरेंट हो जाती है सिटीजन के लिए। ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से कस्टमर्स को सभी काम के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ता। ठीक है, कहीं ना कहीं इफिशियंट हो गया, ये ज़्यादा बेहतर हो गया पहले से, फास्टेस्ट हो गया। आपको बिल वगैरह पे करना है, घर से पेटीएम कर दिया आपने। ठीक है, आपको टिकट वगैरह बुक करना है रेलवे वगैरह के, तो आपने घर से बुक कर लिया, मोबाइल से बुक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं ई गवर्नेंस की है। आपको कंप्लेन करना है 311 ऐप पे कंप्लेन कर दिया, इंदौर के लिए 311 ऐप है, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस की वजह से है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है, और इसी वजह से जो है आपका भी काम ईजी हो गया है और गवर्नमेंट को भी काफ़ी सुविधा हो गई है। अब कुछ ई गवर्नेंस वेबसाइट की बात करें तो देखिए www.incometaxindia.gov.in, ये जो है अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट है। www.indiancourts.nic.in और www.rti। ठीक है, ये सारे कुछ वेबसाइट जो है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ई गवर्नेंस के। टाइप्स की बात करते हैं गवर्नेंस के, तो सबसे पहला होता है G2C, मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ एप्लीकेशंस या ऐसे कुछ वेबसाइट्स वगैरह जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन का का जो है मतलब एक टाइप से कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कंप्लेन वेबसाइट है जिसमें कि आप कस्टमर जो है गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब अलग अलग बिजनेसमैन को किसी भी टाइप की परमिशन वगैरह के लिए, जैसे गुमास्ता लाइसेंस वगैरह के लिए मान लीजिए परमिशन के लिए अप्लाई करना होता हो, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट जिसपे से बिजनेसमैन और कस्टमर आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट आता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, APF वगैरह का नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों। उनका जो फंड कटता है उनके नाम से जो जमा होता है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय वेबसाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें कि अलग 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 गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जैसे एक अलग अलग कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए इसको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि GST आया है, आपने GST के बारे में सुना होगा। तो GST में जैसे मान लीजिए 18% टैक्स लगता है, तो उनको ये लोग दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 9% CGST और 9% SGST। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है पूरा, पर 9% ये फिर बाद में बांट लेते हैं इस ना हिसाब से। तो ये जो है, इसलिए इस टाइप के लिए इनके कुछ पोर्टल्स या वेबसाइट्स वगैरह बनी होंगी, तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स। ठीक है, ये हमारे बात हो गई ई गवर्नेंस की। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स क्या होता है? देखिए कॉमर्स वर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में भी कॉमर्स वर्ड की डिफाइंस को पढ़ा होगा कि कॉमर्स मतलब होता है बाइंग सेलिंग करना, ट्रेड करना। ठीक है, एक्सचेंज करना। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, और इट रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और ट्रेड यूजेस ई टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट द सेलिंग और बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड गुड्स एटसेट्रा। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कि जैसे ई कॉमर्स में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, आपने देख ही लिया। अब इसका मतलब होता है कि ऑनलाइन जो है बिजनेस को ई टेक्नोलॉजीज की मदद से, मतलब ऑनलाइन ट्रेड करना, बिजनेस करना। ठीक है, और इन बाइंग और सेलिंग को, मतलब खरीदने और बेचने को फैसिलिटेट करना, जिसका एग्जांपल आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, OLX वगैरह इनको मान सकते हैं। ये सारी जैसे हैं, इसमें आप प्रोडक्ट सर्विस सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं, और मनी का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कि आपने UPI वगैरह से पेमेंट करके और सारी चीज़ें कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट वगैरह करके। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स या ई बिजनेस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखिए इसके एग्जांपल्स हैं आपके www.amazon.com, www.ebay.in और www.yatra.com। ये सारे आपके ई बिजनेस या ई कॉमर्स के कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स में। तो बेसिकली ये 7 टाइप्स में इन्हें क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 जो है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। अगर दो बिजनेस के बीच में कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो ऐसे वेबसाइट्स को या ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि फ्लिपकार्ट कंपनी को अमेज़ॉन कंपनी को नोकिया कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, तो ये भी बिजनेस है और वो भी बिजनेस है। ऐसे दो बिजनेस अगर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कस्टमर। ऐसे चीज़ें जहाँ पर आपको क्या है कि बिजनेस और कस्टमर के बीच कोऑर्डिनेशन करना पड़े। ठीक है, बिजनेस टू और कस्टमर के बीच में
बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, देखिएगा कि किसी कस्टमर को कोई चीज़ परचेस करनी है और वो डायरेक्ट बिजनेस से वो उस चीज़ के लिए कॉल करता है और उसके बाद में उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कस्टमर और कंज्यूमर में छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है। कस्टमर वो जो प्रोडक्ट को खरीदे और कंज्यूमर वो जो प्रोडक्ट को यूज़ करे, मतलब दोनों में डिफरेंस है। जो खरीद रहा है प्रोडक्ट को ज़रूरी नहीं कि वो उसे यूज़ करे, हो सकता है वो उसको रीसेल कर दे। तो कस्टमर कंज्यूमर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं OLX। OLX पे क्या होता है कि मुझे अपनी कोई पुरानी चीज़ बेचनी है, मैंने फ़ोटो क्लिक किया, सेंड कर दिया किसी और कस्टमर को, उसे खरीदना है, उसने देखा और उसको चाहिए तो उसने हमसे कॉन्टैक्ट कर लिया। तो इस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कंज्यूमर बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ऑनलाइन स्क्रैप की शॉप है, कोई ऑनलाइन स्क्रैप का बिजनेस है कि पुराना सामान स्क्रैप वगैरह कोई खरीद रहा है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस को हम कस्टमर टू बिजनेस कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर जो है कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेच सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि किसान वगैरह जो है मंडी में जाकर और सरकार को गेहूं वगैरह बेच देते हैं एक अच्छे रेट पर, नॉमिनल रेट पे। वैसे ही यदि वेबसाइट्स पोर्टल्स पर भी प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर गवर्नमेंट जो है बिजनेस को कुछ चीज़ें सेल करती हैं, कुछ चीज़ों की परमिशन देती है, कुछ चीज़ों के ऑक्शंस होते हैं। ऐसी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट टू बिजनेस में यानी G2B में आ जाती है। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बात चलता है कि गवर्नमेंट ऑक्शंस कराएंगी और 5G के लिए परमिशंस देंगी, 5G के लिए कुछ चीज़ें अलॉट करेंगी। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए जो वेबसाइट्स वगैरह पर वर्क होता है वो हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट टू सिटीज़न। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ऑपरेट करते हैं और ये शायद सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको पता होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को बिजनेसमैन के रिगार्डिंग कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बिजनेस भी जो है वो सॉरी गवर्नमेंट भी जो है कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है। तीसरी बात यह है कि कई हम यहाँ पर क्योंकि ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बाइंग सेलिंग की, कंप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कैसा क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर को डायरेक्टली अवेलेबल कराती है, तो वो हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन आ जाता है। जैसे कि हम ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन में ऐसा जनरली होता है कि गवर्नमेंट जो राशन की दुकान में राशन वगैरह देती हैं, इस टाइप की अगर ऐसी कोई फैसिलिटी वो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करती है तो वो हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन ई कॉमर्स में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है ई लर्निंग। अब ई लर्निंग से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज़ को समझेंगे। ई लर्निंग का फुल फॉर्म होता है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे दिख जाए आपको, इनमें ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इट इज़ द लर्निंग एनवायरनमेंट विच यूजेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एज अ प्लेटफॉर्म पर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ई लर्निंग से मतलब होता है कि ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, मतलब जैसे कि जिसमें कि फिजिकल इंट्रैक्शन ना हो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। जैसे कि इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, इस वक्त जो आप वीडियो से पढ़ रहे हैं ये भी एक ई लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ई लर्निंग का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट्स का एक फिजिकल इंट्रैक्शन नहीं होता है और इसमें भी पढ़ाई हो जाती है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं कि 24/7 आपकी रात को 2 बजे पढ़ने की इच्छा हुई तो आप 2 बजे पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको जितनी बार पढ़ना है, जितनी बार देखना है वीडियोस वगैरह, वो आप उतनी बार देख सकते हैं। वॉटेवर, ये सारी चीज़ें आपकी ई लर्निंग में आती है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जनरली अगर आप एक टीचर से पढ़ेंगे तो उनका जितना भी फीस या कॉस्ट होता होगा उससे आपको कहीं सस्ते में ई लर्निंग के हेल्प से उन्हीं के लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स की बात करें अगर हम, तो ई लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, साइंक्रोनस ट्रेनिंग और असाइंक्रोनस ट्रेनिंग। साइंक्रोनस मतलब होता है, आप ध्यान रखिएगा, एक टाइप से ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, जो लाइव चलती है, ठीक है। लाइव ट्रेनिंग आप एक टाइप से, ऑनलाइन भी नहीं, आप लाइव कह सकते हैं। सिंक्रोनस मतलब लाइव
और ये होता है पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि हम आपको जूम पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल को आप साइंक्रोनस ट्रेनिंग कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी पढ़ रहे हैं और हम सारी चीज़ें लाइव कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ से चल रही है और आपको वहाँ पर दिख रही है, तो उसे साइंक्रोनस ट्रेनिंग कहते हैं। और एसाइंक्रोनस ट्रेनिंग में क्या होता है कि मैंने वीडियोस वगैरह बनाकर, जैसे कि अभी ऐसा आपके साथ हो रहा है कि मैं वीडियो बनाकर उसे अपलोड करके दे रहा हूँ आपके लिए, जिसको कि आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। अब ये चीज़ लाइव नहीं चल रही है, ये पास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो असाइंक्रोनस ट्रेनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी। आईसीटी का यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का हमारे सोसाइटी पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, क्या मतलब आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन हुआ है, इससे बहुत सारी जॉब्स बनी है, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वीडियो एडिटर, वीडियो मेकर, ठीक है, और वीडियो शूटर, इसके अलावा अलग अलग टाइप के टेली ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वर्ड पॉइंट ऑपरेटर, नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ों के जॉब मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रूफ हुआ है हमारी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ। अब क्योंकि इससे बहुत सारी जॉब हुई है, तो जॉब से कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती है और इनकम से हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंस ऑफ न्यू सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले कभी हुआ ही नहीं करती थी, जब तक हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें आज इमर्ज होकर आ गई है। आज तमाम तरीके के, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचा जिसे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। सब्जी बेचने से लेकर के फल, फ्रूट्स, किताबें, सारी चीज़ें ऑनलाइन बिकती है। ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका ऑनलाइन हो रहा है, मतलब डॉक्टर्स से आप जो है प्रिस्क्रिप्शंस ऑनलाइन ले सकते हैं। आप जो है आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजीज वगैरह सब ऑनलाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस बन चुके हैं। तो अलग अलग सर्विसेज और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इमरजेंस मतलब इसमें इनकमिंग हुआ है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ आईसीटी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, पहले क्या हुआ था कि लोग हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क मीन्स जैसे कि कोई पर्टिकुलर टीचर को पढ़ाने जाना है तो वो इंदौर से उज्जैन अप डाउन कर रहा होता था। अब क्या होता है कि वो अपने घर से पढ़ाते हैं और बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। और वैसे ही अलग अलग चीज़ों में भी ऐसा होता था कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो वहीं जाना पड़ता था। आज आप अपने मोबाइल पर एक क्लिक से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आईसीटी की वजह से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजनेस इनोवेशंस की। आज हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया लाते रहता है, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन भी बना रहता है और कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है, और ये कहीं ना कहीं हमारा एडवांटेज है तो आईसीटी की वजह से। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर नंबर 21 था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोनों ही टाइप में आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं मैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह के पीडीएफ से भी आप नोट कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हों, और जब आप एग्ज़ाम टाइम पढ़ें तो आप वीडियो लेक्चर्स को देखकर एक बार थ्योरीज पढ़कर और आप एग्ज़ाम देने जा सकें। और मैं बहुत ही जल्दी इनके ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियोज़ भी बनाऊँगा, जिससे कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।